नमस्कार, डीटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना। कहा, दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी होगी बातचीत। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने लिया आरजीके मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का 10वां दिन। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से बेहाल मरीज। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आज दोपहर आईएमए ने बुलाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। कन्नौज रेप केस में नाबालिग लड़की की बुआ गिरफ्तार। आरोपी नवाब सिंह यादव के पास लड़की को ले जाने वाली बुआ के खिलाफ पीड़िता की मां ने की थी शिकायत। केरल के वायनाड, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम समेत 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। वहीं त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण खोवई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। बाकी कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन दौरे की। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातों का जिक्र किया। कहा कि दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्हें उम्मीद है। साथ ही पीएम ने कहा कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड की मेरी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारंपरिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारे साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले ही बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का यह पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। दोनों ही देशों में पीएम मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है।
पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वारसा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे, उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले की। कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष को हिरासत में लेकर सीबीआई पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल सीबीआई ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया था। We have come for some job here, assignment. I am doing my job which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input you require, it will be given to you once we do our job. कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बंगाल में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं आज भी प्रभावित हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों को विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट कवर करने के लिए बुलाया गया है, जबकि राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से काम पर लौटने की अपील की है। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि जब तक उनके साथी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें मरीजों पर पड़ने वाले प्रभाव का एहसास है, लेकिन उनकी मांगे जायज है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की बैठक बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में लगातार विरोध और प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एम्स समेत सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते लगातार 10वें दिन भी ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और दुष्कर्म मामले के। यूपी के कन्नौज रेप केस की बात करते हैं। यहां किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव के पास नाबालिग लड़की को ले जाने वाली उसकी बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से बुआ फरार चल रही है।
थी। पुलिस ने पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर बुआ को आरोपी बनाया था। पुलिस ने तीरवा इलाके से आरोपी बुआ को गिरफ्तार किया है। जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाए। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए चली है, जहां पे आज थाना कन्नौज पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया है। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था, जिस सूचना पे पुलिस और यूपी 112 की पीआरवी पहुंची थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। तो जहां कोलकाता के मामले में अभी न्याय की आस है, वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में एक और 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना से देश इस समय शर्मसार है। महाराष्ट्र के बदलापुर में धीरे धीरे स्थिति जरूर सामान्य हो रही है। ट्रेन और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। रेल रोको प्रदर्शन में शामिल 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये मामले सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और दंगा फैलाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज किए हैं। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आईजी लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। वहीं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई होगी, जो 3 महीने में अपना फैसला देगी। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड भी कर दिया है। एफआईआर देर से दर्ज किए जाने के कारण 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर पूरे देश में इस समय आक्रोश है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुकांत मजूमदार ने लिखा है, दीदी द्वारा बनाए गए सबसे सुरक्षित शहर में एक और निर्भया का दुखद अंत होता है। हमला इतना क्रूर था कि पीड़ित की पहचान करना असंभव है। उसका निर्जीव शरीर आनंदपुर के बाईपास के पास एक झाड़ी में पाया गया, जिसे राहगीरों ने देखा। अपराध का वीडियो जारी करने के साथ ही सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए एक्स पर लिखा, ये कैसा राज्य है मुख्यमंत्री जी? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कौन जिम्मेदार है? यह आप इसके बाद सत्ता से जुड़ी रहेंगी? अब इस्तीफे देने का समय आ गया है। एक मांग, एक समाधान, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर 8 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से उपचुनाव के लिए बीजेपी से नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी ब्लेसिंग, और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका, और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के, हमारे प्रधान जी, और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए सामान, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बात की है आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्थान है, जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी निगरानी रखते हैं। ये हमेशा सूरबीरों की धरती है। मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफ़ेद चादर है, जो चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो, उस पे ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूँ। उधर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार किरण चौधरी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बिप्लब देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे।
बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। राशिद को 2017 में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। बुलेटिन में आगे बढ़े, SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। इसे लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। पटना, जहानाबाद, छपरा, सीवान से लेकर शेखपुरा की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह तो यातायात व्यवस्था बाधित होने की खबर सामने आ रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सीधा रुख करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो इस समय JS बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रही हैं। प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी, प्राध्यापकगण, संकाय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज JC बोस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष रूप से सराहना करती हूँ। विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने और उनकी सफलता में निरंतर योगदान देने के लिए मैं सभी प्राध्यापकों, माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी लगभग 43% बेटियां हैं। मैं चाहूंगी कि ये अनुपात और भी बेहतर हो। देवियों और स्वजनों, मुझे खुशी है कि पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित विश्वकर्मा भवन और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा सुझाव है कि एलुमनाई एसोसिएशन के योगदान को और भी अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने में के लिए कदम उठाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय का नाम महान वैज्ञानिक एवं आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है। JC बोस का नाम सुनते ही हर भारतीय को गर्व की अनुभव होती है। संभवतः ये विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित किया है पेड़ पौधे में भी फीलिंग्स होती है। उनके इस क्रांतिकारी खोज ने वनस्पति जगत को देखने के हमारी नजरिया को बदल दिया है। उन्होंने रेडियो साइंस के क्षेत्र में अध्ययन और महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए। उनके जीवन और कार्य से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। देवियों स्वजनों, हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है। इस राज्य ने देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाई है। आज पूरी दुनिया 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में है। भारत भी इस क्रांति की चुनौतियों का सामना करने
और उससे पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के जैसी वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये संस्थान हरियाणा में रिसर्च और इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अन्य संस्थाओं को राह दिखा सकता है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेसी बोस यंग साइंटिस्ट अवार्ड की शुरुआत की गई है। शोध के लिए सीड मनी भी दी जा रही है। एक खुशी की बात है कि अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे पिछले 2 वर्ष में यहाँ के संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के करीब 25 पेटेंट्स पंजीकृत हुई है। मुझे बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अनेक औद्योगिक और एकेडमिक संस्थानों के साथ सहयोग समझौते किए हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और जोर दिया जा रहा है। शोध की मानसिकता को मजबूत करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में होलिस्टिक एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में रिसर्च और इंटर्नशिप के समावेशन आदि पर बल दिया गया है। देश में गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है और उसके लक्ष्यों के अनुरूप यहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज टेक्नोलॉजी के विकास से उन्नति के कई मार्ग खुले हैं। जैसे दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचने से ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समुचित एवं सतत विकास और जनहित के लिए ही हो। इसका गलत प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2047 में जब हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तो आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे। भारत की समृद्ध विरासत हमें सदैव गौरवान्वित करती है। आप सभी इस समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं और इसके ध्वज वाहक आपको ही बनना है। इसीलिए अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके समाज और देश को बेहतर बनाने में अपना समुचित योगदान देंगे। आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है विद्या परम भूषणम। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने संस्थान के ध्येय वाक्यों को आत्मसात करते हुए सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे और इस संस्थान को विश्व के अग्रणी संस्थानों में स्थान दिलाएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो जेएस बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगातार सहयोग कर रहा है और उच्च शिक्षा में बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि आप अपनी योग्यता और क्षमताओं पर भरोसा करें और देश में अपना योगदान दें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।